हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं ईवी इंडिया ETF की। इसके पहले हमने इस वाले चैनल पर एक बार और ईवी इंडिया ETF की बात करी थी, तब वहां पे कहां पोजीशन थी, क्या स्थिति चल रही थी, और तब से अभी तक में अगर हमने अपना रूल फॉलो किया होता तो क्या अपडेट होती, मैं बस वो अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने को आया था। अब रूल अपन ने क्या बनाया था मैं आपको वो भी शेयर करूंगा, और उसके बाद आप जो है कंपेयर कर सकते हो खुद से कि अगर आपने यही प्रोसेस फॉलो करी होती तो आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे होते। पहले मैं आपको ईवी इंडिया और रूल के बारे में बता देता हूं। देखिए, ईवी इंडिया एक ऐसा ETF है जिसमें उन्होंने ऑटोमोबाइल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी है, साथ साथ ऑटो एंसिलरीज के बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे रखे गए हैं। प्रीवियसली भी मैंने इसके ऊपर सारे आपको स्टॉक डिस्कस किए थे और ये भी बताया था कि अगर आप टॉप के 10-20 स्टॉक पकड़ लोगे तो आप ईवी इंडिया के ओवरऑल चाल को आइडेंटिफाई कर लोगे। इसमें मेन जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है। इसके अलावा मारुति, टाटा मोटर, और अगर आप नीचे साइड चले जाओगे तो वहां पे आपको वेरॉक इंजीनियरिंग और इस प्रकार के स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि ऑटो एंसिलरीज में काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो, फिर से सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि पूरा पोर्टफोलियो एक स्पेसिफिक सेक्टर वाइज ना हो जाए और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी सेक्टर पे कुछ न्यूज गड़बड़ आए तो पूरा ETF ना ढह जाए, इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, साथ में रिलायंस को भी इंक्लूड कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि पोर्टफोलियो बिल्कुल वेल कंस्ट्रक्टेड है किसका, ईवी इंडिया का। मैंने प्रॉपर PDF में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब बात कर लेते हैं रूल की, कि हमने रूल क्या बनाया था। हमने ये देखा था कि अगर हमको ईवी इंडिया लिस्टिंग होने के बाद ऐसा नीचे से स्विंग की अपॉर्चुनिटी दिखा दे रहा है तो आप इसको स्विंग के लिए प्लान कर सकते हो। और ये जो है अपना बेस कहाँ पे बना के चल रहा था, ये 30-32 रुपए के आसपास अपना बेस बना करके चल रहा था। ये ओवरऑल अभी ईवी इंडिया का चार्ट है और इस वाले पॉइंट पे अपन ने डिस्कस किया था कि हाँ बिल्कुल हम इसको बाइंग के नजरिए से देखते हैं और यहाँ से हमें ऊपर का एक मोमेंटम नजर आता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखने की जरूरत थी, हमने डिसाइड किया था कि प्राइस अगर इस वाले लेवल के नीचे निकलेगा तो हम जो स्विंग के कॉन्सेप्ट को सोच रहे थे उस स्विंग को हम किस में चेंज कर देंगे, वेल्थ में चेंज कर देंगे। अब ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता ये क्या है, ये है ETF का नियम क्या बोलता है कि आप अगर लंबे विजन के साथ बैठे हो तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है कि वो ऑटोमेटिकली चीजों को मैनेज करके और फंड को सरप्लस खड़ा करेगा। देखिए, जवाबदारी आपके फंड की नहीं है कि जवाबदारी उसको उसकी खुद की भी है, उसको खुद को भी मैनेजमेंट लेके चलना है और उसको अदर फंड मैनेजर्स को बीट भी करना है। ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। तो वो चीजों का ध्यान रखते हुए वो फंड्स को खुद इसे चलाएंगे कि अल्टीमेटली वहां पे सरप्लस निकले, वो एटलीस्ट निफ्टी को बीट करें। तो ये चीज आपको समझ के यहाँ पर चलना है। तो ओवरऑल क्या स्थिति बन रही थी कि अगर आप अपन यहाँ पे आके क्या करते हैं, अब देखिए, जब हम म्यूचुअल फंड को देखते हैं या किसी फंड्स को देखते हैं तो हम वहां पे तब इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम उस फंड में भी उसके बॉटम पे पैसा लगा लें। मतलब एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर किसी फंड को ऐसा मैनेज कर रहा है जहां पे ऐसी रैली चल रही है, तो हमारी कोशिश क्या है कि जब ये प्राइस यहाँ आए ना, नीचे पॉइंट पे हो, तो हम यहाँ इनपुट करें, तो हम उस फंड में भी और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। वही चीज हम स्विंग के माध्यम से यहाँ पे ETF में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब प्राइस यहाँ से नीचे को ड्रैग करी थी इस वाले पॉइंट पर और यहाँ से जस्ट टर्न ली थी, तो हम यहाँ पे एंट्री करने के बारे में विचार कर रहे थे। वहां से क्या स्थिति बनी अगर आप देखोगे, और हम अगर छोटे मोटे परसेंटेज वाइज के टर्म्स में कन्वर्ट करें कि हमने अगर लगभग इस वाले पॉइंट पे डाला होता तो ऊपर में हमको 10% के आसपास का चांस एक बार देखने को मिला। अब हमने निकाला नहीं निकाला वो अलग थ्योरी है। यहाँ पर मैं हमेशा सिखाता हूँ, जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग वाले रूल्स बनाए कि अगर आपको 10% मिला है तो आपको आधा बेचना चाहिए, उसके बाद 20% मिल रहा है तो आपको उसका आधा बेचना चाहिए। ऐसे करके आप ऊपर तक जा सकते हो और 40% पे पूरा खाली कर सकते हो। ये किनके लिए बनाया रूल, ये बनाया था हमने स्मॉल कैप के लिए। अब अगर आप इसी को ETF में फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप कुछ और रूल बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ये था हमारा पहला रूल। अभी दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल हमारा ये था कि अगर हम स्विंग को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं तो वेल्थ का क्या नियम है कि ETF भले ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो पर ये जो डिप ले करके बढ़ रहा है ना, तो ये डिप में हम क्या करेंगे, ये डिप में हम बाय करेंगे। अब कैसे करेंगे, उसका क्या नियम है, उसका नियम सुनिएगा। अगर हमारा ETF 1% से गिरेगा तो हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे कि कितना परसेंटेज गिरने पे मुझे कितना फंड लगाना है, और वो मस्ट है। मैं पूरे महीने के लिए वो फंड पहले से लोकेट कर दूंगा कि मैं ये वाला ETF, वो XYZ कोई सा भी ETF हो सकता है, उसमें ऐसा ऐसा करने वाला हूं। बोले ठीक है। अब 1% के लिए नियम बनाया कि 1% पर लेट सपोज हम 2000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या स्थिति बनी, कितना परसेंटेज मिला, हम बारी बारी से चेक करते चले जा रहे हैं। देखिएगा आप ध्यान से, अगर हम यहां से ये वाला रूल लगाते तो क्या स्थिति बनती, कितना डाउन है, 0.20% डाउन है। अगर 1% डाउन होता तो 2000 का खरीदते, 0.10 डाउन है तो 200 रुपए का खरीदेंगे, तो 0.20 डाउन है तो 400 रुपए का। तो यहाँ पे 400 रुपए का हमारा ईवी इंडिया बाय होता। पहली बार हमारी एंट्री 400 रुपए की आती, फिर अगली बार कोई एंट्री आई नहीं, ऊपर है, देखिए प्लस है, अगली बार प्लस है, अब प्लस है, कंटिन्यूस प्लस है, कुछ माइनस नहीं हो रहा, सब कुछ प्लस ही है। ये माइनस लाल में दिख रहा है पर है क्या, प्लस। अब आगे बढ़ते चले गए, अब यहाँ पे जाके हमारी एंट्री आई 0.62, तो एक बार हमने कहा खरीदा, यहाँ खरीदा, एक बार 400 रुपए की एंट्री की,
अब अगली बार यहाँ पे हमारी एंट्री कितनी आ रही है तो 0.6 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1200 रुपए के आसपास का फंड इनपुट होगा। अब यहाँ पे 1200 लगा, उसके बाद हम आराम से बैठे, अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे 1200 लगा, इस बीच क्या हुआ, महीना खत्म हो गया, जो पुराना वाला आपका मंथ था अगस्त वाला वो फिनिश हो गया, अब उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो क्लियर हो गया। अब अगले वाले मंथ से हम वापस शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1200 इनपुट हुए, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब की बार यहाँ पे 1600 इनपुट हो गए, उसके अगले दिन यहाँ पे फिर से पूरे 2000 इनपुट हो गए। तो अब आप देखोगे आपकी जो एवरेज यहाँ की बनी हुई थी वो एवरेज सीधे यहाँ आके बैठ जाएगी। अब ये आपकी एवरेज आ गई। अब आप देखो आपने अभी तक जो फंड इन्फ्यूज किया कितना इन्फ्यूज हो गया था, 2000 एक बार डाले, 1600 एक बार डाले, 1200 दो बार डाले और एक बार 400 रुपए डाले, तो नेट में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके 10,000 रुपीज इस वाले लेवल पे जाके लग गए। अब क्या स्थिति बनी, इसके बाद आप खुद कंपैरिजन देखो। अगर मार्केट में, मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर आपका मार्केट ऐसा मूव करने वाला है तो आपको इस वाली स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट आएगा। तो ये वाली स्ट्रेटेजी कब काम करती है, व्हेन यू आर इन बुल रन। अब क्योंकि हम ईटीएफ में, और हम ये मान के चलते हैं कि ईटीएफ का बाय नेचर ऊपर जाना है, क्यों, क्योंकि ईटीएफ इसको फॉलो करते हैं, ईटीएफ फॉलो करते हैं इंडेक्स को, और इंडेक्स का नेचर क्या है, इंडेक्स को इस हिसाब से बनाया गया है कि वो ऊपर चलने के लिए बने हैं। जो कंपनी से अच्छा परफॉर्म करेगी वो इंडेक्स में रुकी रहेगी, जो गड़बड़ परफॉर्म करेगी उनको एक स्पेसिफिक डेट और टाइम तय करी जाती है। जैसे अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी को साल में 2 बार रिशफल कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर इंडेक्स में चेंजेस देख सकते हैं। तो जैसे ही इंडेक्स में चेंज होगा वैसे ही क्या होगा, उसके ईटीएफ में चेंज होगा, और अल्टीमेटली ईटीएफ का नेचर क्या बन जाएगा, ऐसा ही ऊपर जाने वाला। जैसे अभी रिसेंटली आप देखोगे तो आपको निफ्टी में 2 स्टॉक मिल जाएंगे जो नए एड हुए, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं, आप जाके चेक कीजिएगा। एक स्टॉक आपको मिल जाएगा बीईएल और दूसरा मिल जाएगा ट्रेंड। अब जो है ये 2 स्टॉक्स ने निफ्टी में एंट्री करी और 2 स्टॉक्स को यहाँ से बाहर कर दिया। कंडीशन क्या बनी कि वो वाले स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक हुआ और नए स्टॉक्स में यहाँ से नई रैली के लिए एंट्री शुरू हो गई है। अब अगर ये 2 स्टॉक्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया तो क्या कंडीशन बनेगी कि आपको निफ्टी और ऊपर जाती नजर आएगी। तो बस इसी हिसाब से कंटिन्यूअसली स्टॉक को रीशफल करते हुए निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो वही फंड मैनेजर यहाँ पर भी क्या करेगा, वो अच्छे स्टॉक्स को रीशफल करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा। अब अगर हम यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करें, किस जगह से, अब अगर हम यहां से परसेंटेज कैलकुलेट करें कि हमारा एवरेज लगभग इस रेट का आ जाता है, तो यहां पे हमने जो फंड डाला था उस वाले फंड से हमने फिर भी 7% का प्लस देखा होता। अब क्या हुआ, यहां तक हमारी जो बाइंग हुई वो 10,000 रुपए की हुई, हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा। इसके बाद आगे की कंडीशन लेके चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे फिर प्लस है, कंटिन्यूअस प्लस है, ये एक बार और बाइंग आई, इसको जोड़ करके मैं मान के चलता हूं कि हमने नेट 10,000 के आसपास इनपुट करे। अब आपको कंटिन्यूअस रैली ऊपर की तरफ मिली। अब पूरी ऊपर की तरफ रैली मिलने के बाद यहाँ पे आपकी फिर से बाइंग आना शुरू हो गई, तो 2,000 मोटा मोटा दोनों दिन का मिला के 2,000। इसके बाद यही बड़ी खरीदी, सीधा 3% डाउन था, 3% मतलब 6,000 की बाइंग, तो 6,000 की बाइंग, उसके अगले दिन फिर बाइंग, और नेट में हमारा एवरेज क्या आ गया, ये जो बाइंग हुई थी इस बाइंग के कारण अब हमारा एवरेज कहाँ आ गया, तो हमारा एवरेज अब मैं मान के चलता हूँ इस वाले जोन पर आ गया होगा। पर आप देखो आप अभी भी कहाँ खड़े हो, प्लस। अब आपका फंड भी बड़ा हो गया, आपने शुरुआत करी थी मात्र कितने से, 400 रुपए से, और अब आप कितने पे आके खड़े हो गए, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, हम 20,000 रुपए पे आके खड़े हो गए। तो अब हमारा यहाँ का इन्वेस्टमेंट है और हम अभी 20,000 रुपए डाल चुके हैं। समय कितना हो गया, बोले 3 महीना, तो 3 महीने में हमारा इन्वेस्ट 400 से 20,000 तक पहुंच गया, और उसके ऊपर अभी हमें कुछ पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। अब अगर ये ईटीएफ ऐसा वाला निकला तो अब की बार जो प्रॉफिट आना है, जो अब की बार 10% चलेगा, वो किसे चलने वाला है, 20,000 से। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखने वाला है, 2,000 प्लस दिखने वाला है। बस यही कंडीशन कंटिन्यूअसली रिपीट होती चली जाएगी। और ये वाला अगर ईटीएफ अपन जो बात करके चल रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एनालिसिस किया था कि अगर आपने टाइम दिया और ओवरऑल सिनेरियो ऐसा ही चलता गया तो परसेंटेज वाइज बड़े रिटर्न आ सकते हैं। आप जाके वो प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जितने लोगों ने भी ईवी इंडिया की पुरानी वीडियो नहीं देखी है, एक बार आप वो वीडियो देखेंगे तो आप प्रॉपर्ली समझ जाएंगे कि कैसे यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ और क्या मेथड्स है। तो ओवरऑल सिनेरियो में फिर क्या स्थिति बनेगी कि यही 20,000 अगर आप इसी रेशो में फंड डालते चले जाओगे तो आगे चल के आप इसे छोटा कर सकते हो। जैसे एक बार आपका फंड एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुंच गया, आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा पैसा इनपुट हो रहा है, तो आप रूल चेंज कर दो। अब क्योंकि मैं काफी ऊपर आ चुका हूं तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज वाइज अब 1% गिरने पर मैं मात्र 1,000 का खरीदूंगा। अब 2,000 का नियम चेंज कर दिया। तो जब मेरे को स्टार्टिंग में किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 3 महीने के लिए लेके चलता हूँ कि 1% गिरने पे 2,000, और 3 महीने बाद में उसे चेंज करके कर देता हूं परसेंटेज वाइज 1% गिरने पे 500 रुपए। तो अल्टीमेटली मेरा एवरेज हमेशा नीचे का बना रह जाएगा और प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ चलती चली जाएगी, क्योंकि मैं लंबा विजन लेके चल रहा हूं। मैं क्या देखूंगा, मुझे लॉन्ग टर्म में ऐसी ग्रोथ दिखाई देगी। एक समय ऐसा आएगा जब मेरा ईटीएफ 25% का रिटर्न दे रहा होगा और नेट अमाउंट कितना लगा हुआ होगा, बोले 2 लाख। तो ये चीज तो हमें अचीव करनी है। हमने क्या करा, 400 रुपए से इस वाले फंड तक हम पहुंच गए इस वाले रिटर्न के साथ में। यही सबसे मजेदार बात है। ऐसे में अगर मैं आपसे आज बोलूंगा कि आप इतना बड़ा अमाउंट लगाओ, आदमी बोलेगा नहीं यार काफी रिस्क एसोसिएट है। पर जब मैं ऐसा रोज करूंगा तो मेरी इतना माइंडसेट इतना बढ़िया बना देगा कि अल्टीमेटली मेरे को ये वाली ग्रोथ दिखाई देगी।
अब ये एक बहुत अच्छी मेथड है। बस इसकी एक ड्रॉबैक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ ETF में कर सकता हूँ, स्टॉक्स में गलती से भी हमें ऐसा मेथड अप्लाई नहीं करना है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली है क्या, ये एवरेजिंग वाली मेथड है। और एवरेजिंग में भी कौन सी वाली मेथड है कि जब मार्केट गिर रहा है मैं तब एवरेज कर रहा हूं। तो क्योंकि मैं ETF पे रिलाई करता हूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसलिए हम ऐसा कर पाते हैं। पर अगर मैं सोचूं कि ऐसा मैं जाके किसी स्टॉक पे करूं और टाटा मोटर जैसा स्टॉक भी 80% करेक्शन कर देता है, तो तब हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा नहीं। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। और परसेंटेज छोटा रखने में कोई खराबी नहीं है। छोटा रखने का मतलब, आपको लगता है परसेंटेज मुझे भारी पड़ रहा है, 1000 रुपए भारी पड़ रहे हैं, आप और छोटा करके 500 रुपए पे आ जाओ। जब आप समय के साथ में अपने फंड्स को ग्रो होता देखोगे, आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप अपनी कैपेसिटी के अराउंड फंड बढ़ाना। ये आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो। जब हम बात करते हैं ईवी इंडिया ETF की, आपको मैंने ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस कर दिया है, परसेंटेज वाली बात भी कर दी है, और कैसे ईवी इंडिया जो है ओवरऑल परफॉर्म करेगा ये भी हमने डिस्कस करा है। अगर आप ईवी इंडिया के ऊपर आगे आने वाले समय में और भी अपडेट चाहते हैं कि अब यहां से आगे क्या हुआ, क्या स्थिति बनी, क्या कंडीशन बनी, तो डेफिनेटली आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से 1-1.5 महीने बाद दोबारा इसके ऊपर आगे चर्चा जरूर करूंगा कि यहां से ईवी इंडिया ने क्या परफॉर्म किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।